जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है कन्नौज के गहड़वाल वंश पर। बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन है। किसका शासनकाल अधिक समय तक चलता है, कौन शासक महत्वपूर्ण है और मोस्टली परीक्षा में प्रश्न कहां से बनता है। बेटा चाहे यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, आपकी पीसीएस की हो, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, अगर आपने डिटेल में पढ़ लिया है तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि अगर कितनी भी गहराई में एग्जामिनर घुसने की कोशिश करेगा, पेपर सेट करने वाला घुसने की कोशिश करेगा, उसकी तह को आप खुद निकालेंगे। लेकिन अगर आपने रट्टा मार के बैठ गए हो ना, तो बेटा कहीं ना कहीं जो है भट्ठा बैठ जाएगा आपका पेपर में। तो इस बात को समझिए। बेटा अगर हम बात करें कन्नौज के गहड़वाल वंश की, तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से जयचंद का नाम आप जानते हो ना, पृथ्वीराज चौहान का आप नाम जानते हो ना, उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन है यहाँ से। तो बहुत सारे बिंदुओं को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो बात यही करेंगे, जो आपका गहड़वाल वंश है एक्चुअली इसकी स्थापना कब होती है। तो बेटा गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में मैंने आपको पूर्ववर्ती वीडियो में बताया था, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद में इसके बाद बेटा कन्नौज में गहड़वाल वंश की स्थापना की जाती है। और गहड़वाल वंश की जो स्थापना है वो चंद्रदेव के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो अगर इस वंश के बेटा हम स्थापना की बात करें तो इस वंश की स्थापना कौन करता है? चंद्रदेव के द्वारा की जाती है, ठीक है। चंद्रदेव के द्वारा इस वंश की स्थापना की जाती है, गहड़वाल वंश की। वो भी कहां पर? कन्नौज में। कन्नौज को बेटा आप लोग इत्र नगरी के नाम से जानते हो। परफ्यूम, सेंट वेंट परफ्यूम लगा के, है ना। तो वही कह रहा है, सेंट और परफ्यूम जो भी है आप बोलते हो, तो परफ्यूम नगरी, इत्र नगरी के नाम से बेटा कन्नौज को जाना जाता है, ठीक है। तो ये बात यहां पर समझ में आई। अगर हम बात करें स्थापना की, तो स्थापना किसने किया? चंद्रदेव के द्वारा की गई। अगर इस वंश के शासकों का क्या कोई और नाम है, सब टाइटल भी है क्या? तो हाँ, इस वंश के शासकों को बेटा काशी नरेश के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वंश के जो शासक है ना, आपके गहड़वाल वंश के जो शासक हैं, इन्हें काशी नरेश के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न एक्चुअली पूछा गया है कि किस वंश के शासकों को काशी नरेश के नाम से भी जाना जाता था। तो आपका आंसर क्या रहने वाला बेटा? गहड़वाल वंश इज द राइट आंसर। ओके बेटा, जो चंद्रदेव होते हैं जिनके द्वारा गहड़वाल वंश की स्थापना कन्नौज में की जाती है, 1080 से लेकर के 1110 ईस्वी तक ये शासन को चलाने का काम करते हैं। कहां पर चलाते हैं शासन? तो कन्नौज पे, क्योंकि वहीं पे स्थापना की थी। तो कन्नौज पर लगभग जो है 30 वर्ष तक इनके द्वारा शासन चलाया जाता है। बेटा चंद्रदेव के द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की जाती है। चंद्रदेव के द्वारा महाराजा धीराज, ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की जाती है। महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रदेव के द्वारा ग्रहण की जाती है, या कह सकते हैं कि धारण की जाती है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद बेटा क्या होता है? चंद्रदेव का जो उत्तराधिकारी आता है उसका नाम होता है मदनपाल। मतलब इसके बाद में जो चंद्रदेव का उत्तराधिकारी बनता है, उत्तराधिकारी का मतलब होता है बेटा अगला राजा जो बनता है वो कौन बनता है? वो मदनपाल बनता है, ठीक है, मदनपाल। लेकिन बेटा मदनपाल के द्वारा उतने महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए जाते, इनकी उतनी जो है प्रतिष्ठा या इन्हें प्रसिद्धि उतनी नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ से प्रश्न एक्चुअली आपसे पूछे नहीं जाते। इसलिए मैं भी स्किप करूंगा, क्योंकि अनावश्यक बच्चों का मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता, ठीक है। तो बेटा मदनपाल तो शासन कुछ समय तक करते हैं, लेकिन इनका जो पुत्र है उसका नाम बेटा गोविंद चंद्र है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद जब ये शासन कर लेते हैं तो इनका जो उत्तराधिकारी आता है ना, इनका बेटा पुत्र होता है। और उस पुत्र का नाम क्या है? तो उस पुत्र का नाम होता है बेटा गोविंद चंद्र। क्या नाम है बेटा? तो उस पुत्र का नाम होता है गोविंद चंद्र। ओके चलिए, तो गोविंद चंद्र तक हम एक्चुअली पहुंच चुके हैं। अब हम इनके बारे में सारी बातें जानेंगे, ठीक। तो यहां तक फिलहाल कोई दिक्कत? मेरा पूछना देखो दायित्व है ना, मैं पूछूंगा नहीं तो आप कहोगे कि पूछा नहीं, क्या हुआ, हमें नहीं समझ में आया। आप कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उस पर प्रॉपर वीडियो बना दिया जाएगा। टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, क्योंकि जो टेंशन लेगा उसकी पेंशन कोई और लेगा, ठीक है। बेटा जो गोविंद चंद्र है ना, ये एक गजनी में राजा हुआ करता था, ठीक है। गजनी में एक राजा हुआ करता था और उस राजा का नाम था बेटा मसूद तृतीय। क्या नाम था? राजा का नाम था बेटा मसूद तृतीय। और मसूद तृतीय को ना गोविंद चंद्र जी क्या करते हैं? पटक पटक के मारते हैं, मतलब इसे हराने का काम करते हैं, इसे परास्त कर देते हैं, हरा देते हैं।
पाल वंश का नाम आप जानते हो, ठीक है, गोपाल हो गया, देवपाल हो गया, ये शासक है पाल वंश के। तो पाल वंश का कुछ हिस्सा इनके द्वारा क्या किया जाता है, अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लिया जाता है। मतलब पाल वंश का देखो, क्योंकि जानते हो ना, एक राजा जो होता है उसका काम होता है साम्राज्य का विस्तार करे, संसाधनों की व्यवस्था करे, जिससे कि उस साम्राज्य में जो प्रजा राजा के भरोसे पे चल रही है, पल रही है, अपना व्यापार कर रही है, सारी चीजें कर रही है ना, वो एक तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तो संसाधनों की आवश्यकता होगी, तो उस चक्कर में क्या होता है, कोई भी राजा होगा तो अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। तो साम्राज्य का जब विस्तार होता है तो बेटा पाल वंश के कुछ क्षेत्रों को, ठीक है, पाल वंश के, काल नहीं है भैया, पाल है, ओके, क्या नाम है बेटा, पाल वंश के कुछ क्षेत्रों को, ठीक है, पाल वंश के कुछ क्षेत्रों को ये अपने अधिकार क्षेत्र में मिलाने का काम करते हैं गोविंद चंद्र जी। यहाँ तक बेटा समझ में आया। इसके साथ ही साथ दक्षिणी मालवा पर भी इनके द्वारा विजय प्राप्त की जाती है। अगर हम दक्षिण में बात करेंगे तो मालवा क्षेत्र जो था, यहाँ पर भी विजय प्राप्त की जाती है। और विजय प्राप्त कौन करता है, तो इसका राइट आंसर है गोविंद चंद्र, जो कि आपके गहड़वाल वंश से संबंधित हैं। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये तो बड़े लड़ैया थे भाई, हमेशा लड़ाई झगड़ा ही करते रहते थे, युद्ध करते रहते थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहते थे। तो अभी तो बेटा आपने एक पक्ष देखा है। दूसरे पक्ष की अगर बात करें तो इनके, अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें, ठीक है, तो बेटा गोविंद चंद्र की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, गोविंद चंद्र की बात कर रहे हैं। और इनका जो दूसरा एक पक्ष, तो आपने देखा कि अक्सर इन्होंने क्या किया है, युद्ध किया है अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से या सुरक्षा के उद्देश्य से भी। लेकिन दूसरा पक्ष बेटा क्या है, इन्होंने दोस्ती भी की है। ठीक है, दूसरा पक्ष है इनका दोस्ताना भी गजब का रहा है। कश्मीर के राजा जय सिंह को आप जानते होंगे, ठीक है, कश्मीर के राजा जय सिंह, कश्मीर का राजा कौन था बेटा, उस समय जय सिंह हुआ करते थे। इनके साथ अच्छी खासी दोस्ती थी, किसकी, गोविंद चंद्र की। अगर हम और आगे बढ़ें तो बेटा गुजरात का राजा था, उसके साथ भी दोस्ती थी। चोल शासक था, उससे भी दोस्ती थी। मतलब गुजरात के जो राजा थे ना, उनके साथ भी, और जो चोल शासक थे उस समय, उनके साथ भी, उनके साथ नहीं, ठीक है, उनके साथ भी बेटा गोविंद चंद्र की ठीक ठाक दोस्ती थी, दोस्ताना चलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद बेटा इनका साम्राज्य धीरे धीरे करके समाप्त होता है। मतलब उत्तराधिकारी आता है। यार देखो, एक उम्र होती है ना, आदमी वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, राजपाट नहीं संभाल पाता, तो अगला उत्तराधिकारी आता कि नहीं। तो बेटा इनका पुत्र आता है अगला उत्तराधिकारी, नाम है विजय चंद्र। क्या नाम है बेटा, तो आगे चल करके इनका उत्तराधिकारी शासन सत्ता को संभालने का काम करता है। और उसका नाम क्या था बेटा, विजय चंद्र। क्या नाम था, विजय चंद्र। तो पिताजी गोविंद चंद्र थे और उनके जो सुपुत्र है बेटा वो विजय चंद्र है, जो कि अगले उत्तराधिकारी बन चुके हैं। तो जायज सी बात है, हम किस पर बात करेंगे, विजय चंद्र पर बात करेंगे। बेटा देखो, मैं लिंक बनाते हुए चल रहा हूं, जिससे कि पेपर में अगर प्रश्न आ जाए ना, तो आप जो है, आपकी कबर न खुदे बल्कि आप पेपर की कबर खोद के आओ, तब तो मजा आएगी। तो अब चलिए हम बात करते हैं विजय चंद्र की। ठीक है बेटा, किसकी बात करते हैं, विजय चंद्र की। अब बेटा जो विजय चंद्र है ना, ये गोविंद चंद्र के पुत्र होते हैं। 1154 ईस्वी में ये शासक बनते हैं। और पृथ्वीराज रासो से ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है बेटा, चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है। और किससे संबंधित है, पृथ्वीराज चौहान से है क्या, कमेंट करके बताओ जल्दी से अच्छे बच्चों के तरीके। ठीक है, तो बेटा विजय चंद्र के बारे में यह जानकारी प्राप्त होती है। क्या जानकारी मिलती है बेटा, जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने, विजय चंद्र ने अमीर खुसरो को लाहौर से खदेड़ दिया था। तो किससे जानकारी मिलती है, पृथ्वीराज रासो से जानकारी मिलती है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है बेटा, चंद बरदाई की रचना है। और इससे जानकारी प्राप्त होती है कि विजय चंद्र के द्वारा जो अमीर खुसरो है, क्या नाम है, अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो, इसे जो है लाहौर से खदेड़ने का काम कौन करता है, तो बेटा विजय चंद्र। नाम ही है विजय चंद्र, विजय करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे चल करके इनका उत्तराधिकारी आता है जिसका नाम जयचंद है। और शायद उसका इंतजार भी आप कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच का कुछ मामला था। ठीक है, जो कि
बड़ा आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा है और जो नाटक वगैरह बहुत सारे बनाए गए, थोड़ा उसमें से ठीक ठाक तरीके से दिखाया गया है, तो जो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी होगी आपके अंदर जानने की। ठीक है, तो अगला उत्तराधिकारी कौन होता है बेटा? अगला इस वंश का उत्तराधिकारी होता है जयचंद। क्या नाम था बेटा? जयचंद। कहते नहीं है कि दुनिया डरती है जयचंदों से, है ना, एक तरीके से जातिवाचक संज्ञा बना दी जाती है, जबकि ये व्यक्तिवाचक है, आपके व्यक्तिवाचक है जयचंद, लेकिन इससे भाववाचक संज्ञा बन जाती है जयचंदों, है ना। हमेशा ऐसे जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। लेकिन इट्स ओके, मैं हिंदी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं एक्चुअली थोड़ा बता रहा था यहाँ पर, ठीक है, समझ लो। तो बेटा जयचंद्र के द्वारा शासन को चलाया जाता है और 1170 से लेकर के 1193 तक, 1170 से लेकर के 93 तक, मतलब 23 साल तक लगभग ये शासन करते हैं। और अगर इनके हम शासन की बात करें तो इनका शासन जो बेटा था पूर्व में, वो आपको गया से देखने को मिलेगा, और आगे जब आप और बढ़ोगे ना तो बनारस तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बनारस जानते हो कि नहीं जानते हो? वाराणसी। ठीक है, तो बनारस तक इनके जो क्षेत्र, राज्य क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बेटा ये तो बात रही इनके विस्तार वगैरह की, क्या शत्रुता वगैरह भी थी? शत्रुता भैया जबरदस्त थी। ठीक है, तो इनका जो हमेशा बैर रहता था, हमेशा शत्रुता रहती थी, वो बेटा दिल्ली प्लस अजमेर, दिल्ली प्लस अजमेर का शासक कौन था उस समय? दिल्ली और अजमेर का शासक था नाम पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इनके मतलब खानदान से कहीं ना कहीं जो है बवाल इनका हमेशा चलता रहता था। और अगर इनकी हमने बात कर ली है पृथ्वीराज चौहान की, तो जैसा कि आप सभी परिचित हैं या विभिन्न सोर्सों के माध्यम से ऑलरेडी आपको जानकारी है थोड़ी बहुत, कि पृथ्वीराज चौहान ने जब जयचंद्र ने अपनी पुत्री का क्या किया था? स्वयंवर रचा था ना, जिसमें राजा महाराजा आते हैं और अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं, और जो जिसका स्वयंवर हो रहा होता है, ठीक है, वो जिसे अपनी वरमाला पहना देती है, वही जो है उन्हीं के साथ उसकी शादी हो जाती है। मतलब ये सारी लंबी प्रक्रिया है। ठीक है, एक्चुअली मैं थोड़े समय में समझा नहीं सकता आपको, समझ सकते हो आप भी कुछ दिन बाद फेरा घुमाओगे ना तो फिर सब समझ जाओगे। तो अब अगर बात करें स्वयंवर हो रहा होता है, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान इंटर करते हैं, और इनकी जो पुत्री थी ना, जयचंद की पुत्री, नाम क्या था? संयोगिता नाम था क्या? ठीक है, कमेंट करके बताओ। उन्हें क्या करते हैं? अपहरण करके ले जाते हैं, मतलब यहाँ से जो है स्वयंवर से उठा के ले जाते हैं। तो भैया हल्का फुल्का काम तो था नहीं, क्योंकि राजा महाराजा की बिटिया की शादी थी, तो ठीक ठाक सेना फोर्स लगी होगी, लेकिन उसके बावजूद अकेला बंदा उठा के ले गया, तो दम तो थी बंदे में। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ पर समझ में आई। अगर हम पाल नरेश लक्ष्मण सेन की बात करें, आगे चल करके बेटा क्या होता है? एक पाल शासक होता है, पाल शासक होता है, और उसका नाम क्या था बेटा? लक्ष्मण सेन नाम था। क्या नाम था? लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन के द्वारा बेटा जयचंद को हरा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन चलिए यहाँ तो एक परास्त करने की बात है। आगे जो मुख्य बात है ना, वो एक्चुअली में ये है कि आपके जो जयचंद हैं, क्या नाम है? जयचंद हैं, ये जो है मोहम्मद गौरी के साथ इनकी भिड़ंत होती है। समझ रहे हो ना? 1193 ईस्वी में आप जानते हो कि एक युद्ध होता है जिसे चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो जयचंद 1193 में एक चंदावर के युद्ध में भाग लेते हैं। ठीक है, चंदावर के युद्ध में भाग लेते हैं, और इस युद्ध में एक तरफ जयचंद होते हैं और दूसरी तरफ बेटा मोहम्मद गौरी होता है। कौन होता है बेटा? मोहम्मद गौरी होता है दूसरी पट्टी में, और एक तरफ होते हैं जयचंद। मोहम्मद गौरी जयचंद्र को क्या कर देता है? परास्त कर देता है, हरा देता है। हराने के साथ साथ मोहम्मद गौरी जयचंद को क्या करता है? मरवा देता है, मौत के घाट उतरवा देता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि युद्ध भी होता है और इसमें जयचंद की पराजय भी होती है, साथ ही साथ में जो है जिंदगी भी समाप्त हो जाती है, अर्थात जयचंद को जो है मोहम्मद गौरी के द्वारा मरवा दिया जाता है या हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से कन्नौज से धीरे धीरे करके गहड़वाल वंश का जो है अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब जब बेटा गहड़वाल वंश का अस्तित्व ही धीरे धीरे करके समाप्त हो रहा है, तो अभी बेटा आपका जो टॉपिक है वो भी एक्चुअली समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप अगर सुझाव हमें देना चाहते हैं या किस
टॉपिक पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए तो आप सभी का जो है दिल की गहराइयों से स्वागत है। और अगर स्टडी विद उमराव परिवार से आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो या जो भी नए नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंचते रहें और आप अपनी तैयारी को एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते हुए लेकर के अपने लक्ष्य तक ले जाएं। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट कुछ होता नहीं है। आपके दिमाग में ज़रूर होगा कि अरे शॉर्टकट होता है, हर एक जगह आपका जुआ चलता नहीं है। ठीक है, खिलाड़ी वही होता है जो हर क्षेत्र में और हर टॉपिक के साथ मजबूती से तैयार होकर मैदान में उतरता है, ताकि दुश्मन किधर से हमला करने वाला है उसके दिमाग की पकड़ में होना चाहिए। एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न उठाने वाला है, उसके सामने से अगर प्रश्न गुजर रहा है तो हिलाने का मादा उसके अंदर तभी आएगा जब वो विस्तार से पढ़ के जाएगा। रट्टा मार करके तो दिक्कतें कहीं ना कहीं आएंगी। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।